हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th का सेकंड चैप्टर परमाणु की संरचना, जिसको एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब परमाणु संरचना भी कहा जाता है। आज के इस चैप्टर में हम परमाणु के बारे में जानेंगे, उसके सभी चीज़ मतलब परमाणु के मूल कण, उनके लक्षण, मॉडल, उनके मतलब कि वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, इन सब की जानकारी हम इस चैप्टर में लेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, कोई स्टूडेंट्स अगर नोट्स बना रहा तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को रेगुलर देखते रहें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि ये चैप्टर समझने के लिए, और किसी स्टूडेंट्स ने ये चैप्टर समझ लिया तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जो कि आपके मतलब मार्क्स जो है वो 6 मार्क्स का चैप्टर है, 6 नंबर का आपका इसमें से आता है। ठीक है जी, तो अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम परमाणु को समझेंगे। परमाणु को इंग्लिश में एटम भी कहते हैं। देखते हैं कि परमाणु क्या चीज़ है। मेरे पास कोई एक पदार्थ है, वो पदार्थ कोई वस्तु है, मान लीजिए वस्तु कैसी है, लड्डू भी हो सकता है खाने का, तो वो कुछ भी चीज़ है। तो मेरे पास पदार्थ मतलब ठोस, द्रव, गैस किसी में भी हो सकता है। तो मैंने इसमें एक लड्डू ले लिया खाने का, तो वो लड्डू का मैंने छोटे छोटे कणों में तोड़ने लग गया। तो इसमें से एक छोटा सा बाइट लिया, टुकड़ा लिया, फिर इसका भी एक छोटा कण मतलब कि एक छोटे कणों में तोड़ दिया, इसको भी एक छोटे कणों में तोड़ दिया। एक ऐसी कंडीशन ला दी कि छोटे छोटे कणों में तोड़ता चला गया। तो एक कंडीशन ऐसी है कि वो इसमें से और टूटने का नहीं, अविभाज्य कण हो गया ये, मतलब जो ना टूटे, इसके अंदर से और भी कण ना टूटे, अविभाज्य कण, उस कण को क्या बोलते हैं? परमाणु। सबसे छोटे से छोटा कण, अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। किसी पदार्थ का सूक्ष्म कण परमाणु कहलाया जाएगा। वो परमाणु उस पदार्थ की सारी जानकारी दे देगा, मतलब उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों चीज़ बता देगा। समझ में आ गया? भौतिक गुण, रासायनिक गुण मतलब वो ठोस है, द्रव है या गैस है, खट्टा है, मीठा है, रासायनिक गुण में तो वो सारी चीज़ की उसकी सारी जानकारी दे देता है। बात आ गई समझ में? तो परमाणु के लिए देखते हैं डेफिनेशन में कि परमाणु किसी वस्तु का वह सूक्ष्म कण जो उसके भौतिक व रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है, परमाणु कहलाता है। क्लियर? लेकिन ये जो परमाणु की डेफिनेशन दी है मैंने कि परमाणु अविभाज्य कण है, क्या बताया मैंने? परमाणु अविभाज्य कण, छोटे से छोटा कण जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, अविभाज्य कण हैगा। लेकिन डाल्टन ने हमारे पास क्या, जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार था, ये जो नोट लिखवाया मैंने, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु को उसने क्या कहा? अविभाज्य माना जाता रहा था, लेकिन उसने सिद्ध कर दिया कि परमाणु विभाज्य है, मतलब परमाणु को तोड़ा जा सकता है, या तोड़ा नहीं जा सकता तो वह परमाणु किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? यह इलेक्ट्रॉनों, प्रोटोनों, न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है। बात आ गई समझ में? अब तक हम क्या पढ़ते आए थे कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन डाल्टन ने सिद्ध कर दिया, सिद्ध करके बताया कि परमाणु विभाज्य होता है। वो विभाज्य मतलब किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? इलेक्ट्रॉनों, प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है। जब ये मिलकर बना तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे मिलकर बने, इनको भी समझेंगे हम। अब परमाणु के जो अंदर हमारे पास जो लगभग ये 3 चीज़ें तो मिलकर बने होते ही हैं, तो इसके अंदर लगभग 110 कण से अधिक कण ज्ञात है हमारे पास। परमाणु में अब तक लगभग 110 कण से अधिक कण ज्ञात हैं। लेकिन जब 110 कण से अधिक कण ज्ञात है तो वे 2 प्रकार के कणों में बढ़ जाते हैं हमारे। 2 प्रकार के कण कौन से हैं? एक तो स्थायी कण, एक अस्थायी कण। अब स्थायी कण और अस्थायी कण कैसे हैं देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन आदि मतलब बहुत सारे ऐसे कण हैं जो परमाणु के अंदर गति करते रहते हैं। अब एक साइंटिस्ट ने चेक करा कि बार बार उसके चेक करने से, हमेशा बार बार कि 1 घंटे बाद उसने चेक करा, 2 घंटे बाद चेक करा, 3 घंटे बाद, तो बार बार ये कण तो उसके अंदर प्रेजेंट रहते थे, मतलब उसको हमेशा बार बार मिलते थे देखने का गति करते हुए। लेकिन ये कभी नहीं मिलते थे, ये कभी मतलब कभी नहीं मिलते थे, कभी मिल जाते थे। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या काम करा, जो हमेशा मिले तो उनको तो स्थायी कण कह दिया, और जो नहीं मिले मतलब कि कभी मिल गए कभी नहीं मिले तो उनको अस्थायी कण कहा गया है। तो परमाणु इस प्रकार हमारे 2 कणों में बढ़ गया। तो हमें स्थायी कणों के बारे में पढ़ना होगा। हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।
ठीक। अगर हमारे पास जो परमाणु होता है वो परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में जब भाग लेगा तो वो परमाणु हमेशा क्या होगा, अविभाज्य कणों में ही होगा, ना कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार विभाज्य कणों में। क्योंकि स्टूडेंट्स जैसे Na है, Na सोडियम है, तो सोडियम क्या होगा, वो टूटने का नहीं तो वो अविभाज्य कणों में होगा। ठीक है, परमाणु लगभग रासायनिक अभिक्रिया में अविभाज्य रूप में भाग लेता है, उसको हम तोड़ नहीं सकते। तीसरा नोट आपके लिए भी था यहाँ पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अच्छा है। दूसरा नोट मोस्ट इम्पोर्टेंट था और पहला भी, तो आपको समझना होगा। आगे हम परमाणु के जो स्थायी कण होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनको समझेंगे, उनके बारे में कि उनके कण को क्या किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, कौन सा इन पे क्या चार्ज होता है, क्या इनका द्रव्यमान है, किसने इनकी खोज की, किस सन में की, इनके सबके बारे में हम पढ़ेंगे। देखते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं एक पूरा चार्ट एक बना लेता हूँ। वो चार्ट ऐसा है, आप उसको अच्छे से बना सकते हो, अगर फीटी पेंसिल का यूज़ कर लेना। देखिए मैंने इसका क्या काम करा, सबसे पहले कि एक चार्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं मूल कण रखता हूँ इसके अंदर, क्रम संख्या, मूल कण, प्रतीक लिख देता हूँ सबसे पहले यहाँ पे, क्रम संख्या, मूल कण, कौन कौन से हम कण के बारे में जानकारी लेनी है, और उन कणों को किन चिन्ह से हम प्रतीक, मतलब उनके जो प्रतीक होते हैं। अब हमारे पास अगला जो वो होगा उनका आवेश, नेक्स्ट उनका द्रव्यमान, मास, और ये खोजकर्ता और सन, इन सब के बारे में हमें पढ़ना होगा। 100% ये आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चार्ट होगा। ये इसके अंदर एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछा गया है और हर बार कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये चल रहा है। तो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास कि मूल क्रम संख्या में सबसे पहले नंबर 1 पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन का जो चिन्ह होता है उसे E- से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे प्रोटॉन है, प्रोटॉन को P+, बहुत सिंपल लैंग्वेज में और दूसरे चिन्हों से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन E-, प्रोटॉन P+, और तीसरा न्यूट्रॉन N0। ठीक है, इस पे -1 चार्ज, इस पे +1 और इस पे 0 चार्ज होता है। आवेश क्या है, जब इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसका संख्या क्या होती है आवेश की, माइनस का चिन्ह, इलेक्ट्रॉन का माइनस का, तो माइनस रखेंगे, तो उसकी यूनिट कितनी है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, साइड में लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि किसी के लिए निकालोगे तो कूलाम होगा। बात आ गई समझ में। प्रोटॉन के लिए वही संख्या, वही चार्जेज होता है, पर प्लस का होगा, प्लस 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ऐसे न्यूट्रॉन का आवेश जो होता है वो उदासीन होता है, जब इस पर कोई चार्जेस नहीं है तो वो उदासीन है, जिसको हम शून्य भी बोलते हैं। तो इनके एक नंबर में पूछे भी जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, न्यूट्रॉन का आवेश, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान को हम kg में नापेंगे, हम kg में मापते हैं, तो kg मतलब किलोग्राम में। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान kg में देखेंगे कितना है, 9.1 × 10⁻31 kg, किलोग्राम में है। कभी कभी ग्राम में भी होता है, तो आप ग्राम में ये मतलब कि 100 ख़त्म कर दोगे, इसमें से 1000 में से भाग कर दोगे, तो कंडीशन क्या होगी, गुणा कर देना। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा कितना बच जाएगा, 27 हो जाएगा यहाँ पे। तो हमें तो किलोग्राम में निकाले, तो किलोग्राम में देखते हैं। अगला, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 × 10⁻27 kg। नेक्स्ट अगला क्या है कि हमारे पास न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6 × 10⁻27 kg। बात समझना, द्रव्यमान किलोग्राम में है, ऐसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, खोजकर्ता
इम्पोर्टेंट है इनके कि इलेक्ट्रॉन का जो खोज करता है वो जे टॉमसन है, जे टॉमसन, जिसने सन 1897 में इसकी खोज की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी? सन 1897 में। किसने की थी? जे टॉमसन ने। नेक्स्ट, प्रोटॉन की जो खोज हुई थी वो रदरफोर्ड ने की थी, रदरफोर्ड। एक इसके साथ साथ गोल्डस्टीन थे जो इनके साथ काम करते थे, मतलब कि इनका भी योगदान है बहुत। तो गोल्डस्टीन, तो कभी कभी एग्जाम में गोल्डस्टीन नाम भी आ जाता है कि प्रोटॉन की खोज करता। ऑप्शन में रदरफोर्ड ना आगे गोल्डस्टीन भी आ जाता है। कोई साइंटिस्ट गोल्डस्टीन को मानता है, कोई रदरफोर्ड को, लेकिन रदरफोर्ड को ज़्यादा मानने वाले तो इसलिए रदरफोर्ड चलता है। तो प्रोटॉन की खोज करता रदरफोर्ड ने की थी। वो किस सन में की थी? 1919 में। सन 1919 में रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। न्यूट्रॉन को क्या है? न्यूट्रॉन की खोज करता चैडविक। सन 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इस तरीके से आपका ये चार्ट कंप्लीट हो गया। इस चार्ट को आप अच्छे तरीके से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। इसको अच्छे तरीके से याद रखोगे। एक खोजकर्ता का एक याद करने का ट्रिक भी है आपके पास। जैसे खोजकर्ता है तो खोजकर्ता के याद करने का, खोजकर्ता याद करने का तरीका क्या होगा कि मैं अपने हिसाब से बता दूं। जैसे इलेक्ट्रॉन के खोज करता जे टॉमसन, प्रोटॉन के खोज करता रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन के खोज करता चैडविक। तो इनको याद कैसे रख सकते हैं? ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ये वर्ड याद रख लेना बस। ईंट पर नाच की कंडीशन क्या है कि ई से तो इलेक्ट्रॉन, अट्टे से टॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन के खोज करता कौन हो गए? इलेक्ट्रॉन के टॉमसन। पै से प्रोटॉन, आर से कौन होगी? रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन के कौन होगी? रदरफोर्ड। ने से न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन के कौन होगी? चे से चैडविक। बात आ गई समझ में? तो ये चीज़ आपको याद करने से इनके खोज करता आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। जो सन है उस सन को आप इसी क्रम में अगर याद रखते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो आपको ये भी याद रह जाएगा। अगर आपने क्रम बिगाड़ दिया, मतलब न्यूट्रॉन पहले, तो ये फॉर्मूला भी गलत हो जाना है, तो दिक्कत आए। तो ईंट पर नाच का ये तो सही चल जाएगा, लेकिन सन बिगड़ जाना है। तो सन का एक फॉर्मूला एक मोबाइल नंबर की तरह याद रख सकते हो, 1897 3 बार 19 32। तो उनको 4 में बांट देना ताकि आपको ये फॉर्मूला, मतलब कि आपको सन भी याद आ जाए। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे हम इनके बारे में कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, इनकी खोज हो तो गई थी, लेकिन किस प्रकार से हुई थी, उन खोज के बारे में हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले इस चार्ट को तो हमने समझ लिया होगा। किसी ने स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको नोट्स जो बना रहे हो तो नोट्स अच्छे तरीके से इसको पॉज करके बनाते रहिए। साथों साथ नोट्स बनाओगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखते हैं स्टूडेंट्स की इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई थी, देखेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज, हेडिंग डालना इलेक्ट्रॉन की खोज, तो उसको इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरणों की खोज भी कहा गया कि जो कैथोड होते हैं वो माइनस वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है? माइनस का ही होता है, तो इन्हें कैथोड किरणों की खोज भी कहा गया। चार्ट के अकॉर्डिंग समझेंगे, मतलब डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे। डायग्राम बनाऊंगा, उसकी थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी, तो फिर थ्योरी को समझेंगे। देखते हैं, एक कांच की नली में, डायग्राम पहले समझना अच्छे से, फिर थ्योरी समझ में आएगी। मैं एक कांच की नली ले रहा हूँ, ठीक है। चार्ट पे थोड़ा ध्यान से देना, इसको सही, मतलब ये अच्छा है। एक कांच की जो नली ली है, क्या है? कांच की नली। कांच की नली में मैंने एक तरफ कैथोड ले लिया, एक तरफ एनोड ले लिया। कैथोड मतलब माइनस वाला, एनोड मतलब प्लस वाला। अब कांच की नली के तरफ एक कैथोड और एक तरफ एनोड हमने लगा दिए, पतली नली के कैथोड व एनोड लगा दिए। अब इसके अंदर एक निर्वात उत्पन्न करते हैं। निर्वात मतलब, जो निर्वात है उसका मतलब कम दाब पर आश्रित होने वाली गैस लेते हैं, मतलब कम दाब पर आश्रित होने वाली गैस। वो थ्योरी में लिखवा, चलो लिख देता है, कम दाब पर
आश्रित होने वाली गैस। इस डायग्राम का मतलब, निर्वात का मतलब समझ में आ गया होगा, कम दाब पर आश्रित, मतलब जो कम दाब पर ही टूट जाए तो उस वाली गैस को क्या बोलते हैं, निर्वात गैस। तो इस निर्वात गैस, तब इसमें उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो उच्च विद्युत धारा के लिए एक डायग्राम बनाएंगे हम। माइनस का तो माइनस वाला चिन्ह छोटा, ये बैटरी जो लगाई हमने यहाँ पे इस तरह से। देखते हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने बना दिया। तो एक कांच की नली में कैथोड व एनोड लेते हैं, इसमें निर्वात उत्पन्न करते हैं। निर्वात का मतलब कम दाब पर आश्रित होने वाली गैस लेते हैं, इसमें उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करने से हमारे पास कैथोड से एक किरण पुंज निकलती है। कैथोड से एक किरण पुंज निकलती है जो एनोड पर जाकर टकराती है। ठीक है, आपको बात आगे समझ में, जो एनोड पर टकराती है ये किरणें उपस्थित सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। सूक्ष्म कण किसके कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन। दोबारा से एक बार थ्योरी को देखेंगे। तो थ्योरी के लिए मैं आपको दिखा दूं, आपको सारी थ्योरी देखते हैं। एक कांच की नली में, पतली नली में कैथोड व एनोड लगाते हैं, इसमें निर्वात उत्पन्न करते हैं, अर्थात कम दाब पर आश्रित होने वाली गैस लेते हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग चलते रहना। उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड से एक विशेष प्रकार की किरण पुंज दिखाई देती है जो एनोड पर टकराती है। ये किरणें उपस्थित सूक्ष्म कण कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। डायग्राम में जो आपको समझाया था वो डायग्राम क्या है, ये चीज़ है। इसको आप अच्छे तरीके से समझ लिया होगा आपने। ये डायग्राम अगर समझोगे तो आपकी थ्योरी भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। थ्योरी याद नहीं करनी है आपको, ये डायग्राम समझना है। ये डायग्राम समझ जाओगे तो थ्योरी अपना आप याद हो जानी। थ्योरी तो अपनी लैंग्वेज है, अपने हिसाब से लिख रखी है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको क्लियर, नोट्स कर सकते हो ये चीज़ें, वो स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे देखते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन की खोज जो हमने की थी उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो इस डायग्राम में मैंने क्या काम करा, एक धातु का पहिया रख दूंगा सामने, धातु का पहिया। अब आगे इसकी विशेषताएं भी पढ़नी होगी। एक धातु का पहिया जो रख दिया, अब उस धातु के पहिए पे मैंने क्या काम करा, सेम वही डायग्राम की थ्योरी होगी। जब मैंने धातु का पहिया रख दिया, उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो पहिया घूमने लगता है। जब उससे घूमने लगेगा तो हमें पता चलेगा ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। क्लियर, जब पहिया घूमने लगा तो घूमते हुआ ऐसे आगे एनोड की तरफ बढ़ता चला गया, तो हमें पता चला ये पहिया एक सीधी रेखा में चलता है और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ। एक रेखा में चलता तो वो खिसका देता है, पर ये घुमा रहा है तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। तो जो इसकी विशेषताएं होंगी, पहली विशेषता देखते हैं हम। पहली विशेषता के लिए हम बात करेंगे, ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। और सीधी रेखा में कैसे चलती है वो डायग्राम में मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि एक कांच की पतली नली में कैथोड व एनोड लेते हैं, इसमें निर्वात उत्पन्न करते हैं, अर्थात कम दाब पर आश्रित होने वाली गैस लेते हैं। इसमें उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड से किरण पुंज निकलती है जो एनोड पर जाकर टकराती है। इसके बीच में हमने क्या करेंगे, ये सब करने के बाद हमने क्या करा, उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके बीच में एक धातु का पहिया रख देते हैं। वो धातु का पहिया क्या होगा, जब कैथोड से किरणें निकलती रहती हैं तो उस धातु का पहिए को घुमा देगी। उस धातु के पहिए को जब घुमा देगी तो इससे निष्कर्ष निकलते हैं किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। इसकी जो थ्योरी मैंने बोली है वो थ्योरी को हम अच्छे तरीके से देखेंगे भी, इसको नोट भी करेंगे। देखते हैं, डायग्राम तो आपको बनाना ही बनाना है। देखिए, एक कांच की नली में कैथोड व एनोड लगाते हैं, इसमें निर्वात उत्पन्न करते हैं, अर्थात कम दाब पर आश्रित होने वाली गैस लेते हैं। जब कैथोड के सामने धातु का पहिया रखा जाता है तो फिर वह उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करने से कैथोड से एक विशेष प्रकार की किरण पुंज निकलती है जो धातु के पहिए से टकराकर वापस लौट जाती है। इससे यह पता चलता है कि ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। आपको ये चीज़ मैंने सारी चीज़ लिखवा भी दी है और आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। दूसरा जो मतलब कि इसकी मतलब ये था, दूसरा विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या होगी देखते हैं। दूसरी विशेषता, ये किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। सेम वही डायग्राम के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, बस उसमें क्या है, उस डायग्राम में हमारे पास क्या होगा कि वो सूक्ष्म कणों से जब मिलकर बनी होती है। देखिए, तो मैंने एक धातु का जब पहिया रख दिया था उसके आगे,
तो पहिया रखने पर जब उच्च विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे तो ये किरणें उस पहिए को घुमा देती हैं, तो वो पहिया घूमने लगता है। जब पहिया घूमने लगेगा तो इससे स्पष्ट है कि ये किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। क्लियर? इसकी थ्योरी आप लिखो या ना लिखो, आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा। तीसरा देखेंगे हम, तीसरा देखते हैं, तीसरी विशेषताएं। ये ZNS के पर्दे पर चमक उत्पन्न कर दिए हैं। ZNS का पर्दा मतलब जिंक सल्फाइड का पर्दा। तो जिंक सल्फाइड का पर्दा, जैसे टीवी का जो आगे का आवरण होता है, पर्दा होता है, वो पर्दा किसका होता है? जिंक सल्फाइड का। उस पर जो चमक उत्पन्न करते हैं वे किरणें कैथोड किरणें कहलाई जाती हैं। बताइए समझ में? तीसरा पॉइंट ZNS मतलब जिंक सल्फाइड। आगे नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 में ये फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट मतलब जब हम एक्सरे कराते हैं या कुछ भी कराते हैं तो फोटोग्राफिक प्लेट ये हमारी क्या होगी? वो काली पड़ जाती है। वो किन किरणों के कारण पड़ती है? कैथोड किरणों के कारण। नंबर 5 पे देखते हैं, ये विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। मतलब अगर मैं उनको चुंबकीय क्षेत्र में रख दूं या विद्युत क्षेत्र में ले आऊं तो अपने पथ, अपने रास्ते से भटक जाएंगी। वो सीधी जा रही हो तो मुड़ जाएंगी। तो इन किरणों को, ऐसी की वे वाली किरणें क्या होती हैं? कैथोड किरणें। नंबर 6 पे ये एक्स किरणें उत्पन्न करती है। एक्स किरणें मतलब एक्सरेज। जब एक्सरे कराते हैं तो एक्सरे वाली जो किरणें होती हैं वे कैथोड किरणें कहलाई जाती हैं। ये आपके जो नॉर्मली थे वो मैंने आपको समझा दिए। 2 पॉइंट आपको थ्योरेटिकल थे, वे बहुत डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा दिए थे। कैथोड किरणें आपको समझ में आ गई होंगी। ये इनकी विशेषताएं मैंने 6 करा दी। आप एग्जाम में 4, 5 जो भी देना चाहें दे सकते हैं। अब आगे देखते हैं एनोड की किरणें। एनोड किसको है? मतलब जिसको धन या कैनाल किरणें भी कहा जाता है, जिनको प्रोटॉन की किरणें भी कहा गया है। तो प्रोटॉन की जो खोज होती है वो कैसे होगी? बिल्कुल सेम डायग्राम के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। डायग्राम में वही है कि एक कांच की पतली नली में हम छिद्रित कैथोड, बस यहाँ पे क्या लगना है? एक छिद्रित कैथोड। ये छिद्रित है हमारे पास। ये छिद्रित कैथोड लेंगे और एक छिद्रित कैथोड एक तरफ हमने एनोड लिया। इसमें निर्वात उत्पन्न करते हैं। निर्वात उत्पन्न करा अर्थात कम दाब पर आश्रित होने वाली गैस लेते हैं। जब हमने उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करने से कैथोड किरणें से एक विशेष प्रकार की किरणपुंज निकलती है जो एनोड से टकराकर इसमें को हमारी वापस एनोड किरणें मतलब कि छिद्रित में तो छिद्रित कैथोड में वो निकल जाती हैं। जो निकली किरणें इनको एनोड किरणें कहा गया। डायग्राम के अकॉर्डिंग समझना, थ्योरी कुछ नहीं है, थ्योरी को आप आराम से कर लोगे। एक कांच की पतली नली में क्या लिया हमने? कैथोड। वो कैथोड कैसा है? छिद्रित। छिद्रित कैथोड लिया। दूसरी तरफ हमने क्या लिया? एनोड। तो इसके एक तरफ छिद्रित कैथोड, दूसरी तरफ एनोड। इसमें निर्वात उत्पन्न करेंगे। निर्वात का मतलब कम दाब पर आश्रित होने वाली गैस लेंगे जो कम दाब पर ही टूट जाए। ठीक है ना? जब हमने उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करी तो छिद्रित कैथोड से हमारे पास जब किरणें जो निकलती हैं वो एनोड से टकराकर उन छिद्र में को, जब किरणें बाहर को वापस निकलेंगी तो इन किरणों को क्या कहला जाएंगे? एनोड किरणें, जिनको प्रोटॉन किरणें भी कहा गया। इसकी खोज, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। देखते हैं सबसे पहले थ्योरी को। एक कांच की पतली नली में छिद्रित कैथोड व एनोड लगाते हैं। इसमें निर्वात उत्पन्न करते हैं। कम दाब पर आश्रित होना मतलब टूटना, धन या ऋण में होने वाली गैस लेते हैं। उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड के पीछे से एक विशेष प्रकार की किरणपुंज दिखाई देती है जिसे एनोड किरणें कहा गया तथा इसमें उपस्थित सूक्ष्म कण प्रोटॉन कहलाते हैं। ये आपकी थ्योरी है। इसकी अच्छे से आपको समझ में भी आ गई होगी। थ्योरी को बता के समझ में ये चीज़, इनकी विशेषताएं हैं। ये विशेषता बिल्कुल सेम यही है कि पहली नंबर 1, ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो या इसको समझाना हो तो बिल्कुल सेम वही वापस सारी चीज़ आपको लिख देनी है। नंबर 2 पे ये सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। नंबर 3, ये फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं। नंबर 4, ये विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में विचलित हो जाती हैं। ये चारों की चारों पिछली सेम है आपकी, तो इसलिए आपको ये चीज़ नोट कर लेना आप आराम से। आगे देखते हैं कि हमारी यहाँ तक ये विशेषताएं दोनों की दोनों खत्म हो गई। तीसरी जो है हमारी न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की कैसे खोज हुई थी? वैसे तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज है। न्यूट्रॉन की खोज भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, ज़्यादा पूछी नहीं जाती एग्जाम में भी, फिर भी मैं आपको एक अकॉर्डिंग बताता हूँ। न्यूट्रॉन की खोज देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज परमाणु क्रमांक की खोज के बाद हुई है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात होने पर उसके एक परमाणु में उपस्थित जो प्रोटॉन होंगे अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या का ज्ञान हो जाता है। मतलब अगर हमें न्यूट्रॉन की संख्या हमें निकालनी है
तो न्यूट्रॉन की संख्या का हमें निकालने के लिए, जैसे न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी तो हमें क्या किन किन दो चीज़ों का पता होना चाहिए, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या का हमें ज्ञान हो जाता है। सभी तत्वों के परमाणुओं के वास्तविक द्रव्यमान हाइड्रोजन को छोड़कर उनमें उपस्थित प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के कुल द्रव्यमान से अधिक होती है। बात को अगर मैं कहूँ कि अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन कैसे निकाल लेंगे, तो वो क्या होता है, परमाणु जो भार होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। तो अगर मुझे न्यूट्रॉन निकालना तो जो उनका पी को मुझे दिलाना पड़ेगा, परमाणु भार माइनस प्रोटॉन, पी को हम क्या बोल देंगे, प्रोटॉन की जो संख्या होगी, और ये एन क्या है, न्यूट्रॉन। तो जो न्यूट्रॉन होगा तो परमाणु भार में से अगर प्रोटॉन जा रहा है तो उनके माइनस जब हमने करा तो वो न्यूट्रॉन की संख्या कहलाई जाएगी। तो सभी तत्वों के परमाणु के वास्तविक जो द्रव्यमान होते हैं हाइड्रोजन को छोड़कर उसमें उपस्थित प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के कुल द्रव्यमान से अधिक होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही प्रोटॉन होते हैं। संख्या में आपको पता ही होगा कि परमाणु, तो एक न्यूट्रॉन का जो भार होता है एक प्रोटॉन के भार के लगभग बराबर होता है। और जो न्यूट्रॉन की जो खोज हुई थी वो परमाणु की खोज के बाद हुई थी।